नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हो, हमने जो एनसीईआरटी की जो सीरीज़ शुरू की है उसमें हमने क्लास 6th 7th और 8th की हिस्ट्री अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर देखें तो हमने 6th की जो ज्योग्राफी है वो भी अच्छे से कवर कर ली है। उसके बाद में हम क्या है, आज जो 7th क्लास है 7th क्लास की ज्योग्राफी को अच्छे से देखने वाले हैं। अगर देखें तो आपको बिल्कुल अच्छे से इसमें और मज़ा आने वाला, क्योंकि हम इसमें कुछ 3D वीडियो के माध्यम से और कुछ इमेजों के माध्यम से क्या है, इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो अपना चैप्टर नंबर इसका फर्स्ट है और क्लास 7th का ही, जिसका नाम है पर्यावरण। तो आज आप पर्यावरण के बारे में अच्छे से जानने वाले हो कि जो एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर देखें तो इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं देखेंगे। अगर देखें तो इसमें हम सीखेंगे आज स्थलमंडल के बारे में, जलमंडल के बारे में और वायुमंडल के बारे में, और क्या है पर्यावरण के बारे में सीखेंगे। चलो देखते हैं तो पर्यावरण है क्या, ये चीज़ देखते हैं अभी। तो देखो जीवित प्राणी के चारों तरफ पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या है पर्यावरण कहते हैं। अगर डेफिनेशन पूछ ले पर्यावरण किसे कहते हैं, तो जीवित प्राणी के चारों तरफ पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं क्या है प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अगर देखें, यह जो प्रकृति तथा मानव निर्मित परिघटनाओं का क्या है मिश्रण है। अगर देखें तो हम जो ज्योग्राफी उसे दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। तो इसे क्या क्या कहा है कि यहाँ पर ये क्या है, यह प्रकृति तथा मानव निर्मित क्या है परिघटनाओं से क्या मिश्रण है। क्योंकि इसमें क्या है मानव निर्मित और क्या है जो कुछ प्रकृति द्वारा जो कुछ परिघटक है वो उसमें शामिल है। देखें तो इसमें पॉइंट दे रखे हैं जैव और अजैव। ये आप वैसे जानते हो कि जैव क्या है, वे वस्तुएं जो जीवित हैं उन्हें हम जैव कहते हैं, और जो वस्तुएं जीवित नहीं हैं या सांस नहीं लेते हैं उन्हें हम अजैव वस्तुएं कहते हैं। तो देखें जैव और अजैव ने देख लिया कि मतलब जो जीवित हैं या सांस लेते हैं वो जैव वस्तुएं हैं, और जो सांस नहीं लेते हैं वो अजैव वस्तुएं हैं। अगर आगे देखें तो स्थलमंडल के बारे में देखेंगे हम कि स्थलमंडल क्या है। देखो पृथ्वी की ठोस परपट या कठोर ऊपरी परत को हम स्थलमंडल कहते हैं। अगर देखें जिस पर हम रहते हैं वो स्थलमंडल का ही भाग है, जिसे एक तरीके से हम परपटी भी कहते हैं। अभी आने वाले चैप्टर में से सब कुछ जानेंगे अभी कि जो पृथ्वी है उसकी संरचना किस प्रकार है, वो सब कुछ जानने वाले हैं। तो देखें तो पृथ्वी की क्या है ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम स्थलमंडल कहते हैं। देखते हैं थोड़ा सा और आगे। यह चट्टानों एवं खनिजों से क्या है बना होता है, एवं क्या है मिट्टी की पतली परत से क्या है ढका होता है। जो इसके ऊपर जो मिट्टी है उसकी पतली परत है ये उससे ढका हुआ होता है। ये हमारा हो जाएगा स्थलमंडल। अब देखेंगे जलमंडल और वायुमंडल, इनके बारे में आप जानते हो कि देखें तो जलमंडल और वायुमंडल मतलब जो पानी है। अगर देखें तो हमारी जो पृथ्वी है 71% जो भाग है पानी से ही घिरा हुआ, तो वो हमारा आ जाएगा जलमंडल। और देखें तो वायुमंडल जो हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है, वायुमंडल है, ये सभी के सभी अभी जानने वाले हैं हम थोड़े से अगले चैप्टर में ही। तो इसमें सारे का सारा जो पार्ट हो जाएगा हमारा किसका हो जाएगा, ये वायुमंडल का ही पार्ट हो जाएगा। तो देखिए वायुमंडल के बारे में जान लिया, जलमंडल के बारे में जान लिया, और क्या है स्थलमंडल के बारे में हम देख चुके हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे हम। देखो पर्यावरण, जो पर्यावरण जिस शब्द से बना है वो फ्रेंच वर्ड है। ये क्या है जो एनवायरनमेंट है। अगर देखें इंग्लिश वर्ड है एनवायरनमेंट, तो ये क्या है फ्रेंच जो शब्द से क्या है एनवायरोनेर से बना है, या एनवायरोनेर से क्या है ये बना है वर्ड। तो इसका अगर देखें तो एनवायरोनेर या क्या क्या है एनवायरोनेर से क्या है इसकी उत्पत्ति हुई है। देखिए जिसका अर्थ क्या निकलता है, पड़ोस इसका अर्थ है। इसका अर्थ पड़ोस है। अगर देखें जो विश्व पर्यावरण दिवस अगर कहें जो 5 जून को ही मनाया जाता है, तो अगर देखें तो कल 5 जून ही था, तो 5 जून को क्या है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखें एक वस्तु विनिमय पद्धति भी होती है, इसमें थोड़ा सा मेंशन किया गया है वस्तु विनिमय पद्धति के बारे में कि है क्या चीज़। देखो वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। अगर इसमें देखें तो हम कुछ जो वस्तु हैं उसके बदले में हम क्या है किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ उसके बदले कोई और वस्तु लेते हैं, इसे कहते हैं वस्तु विनिमय। मतलब इसमें जो पैसा है, ये मुद्रा है, उसका उपयोग नहीं किया जाता है।
तो इस चैप्टर में इतना ही दे रखा है। जो हमारा जो चैप्टर 7 का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम था पर्यावरण, इसमें इतना ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हमने जान ली है। सभी के सभी दोबारा देखें। पर्यावरण के में जाना, स्थलमंडल के बारे में जाना, जलमंडल और वायुमंडल, और हमने जाना जो एनवायरनमेंट है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, और विश्व पर्यावरण दिवस और वस्तु विनिमय पद्धति के बारे में ये हम सभी एक तरीके से अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर हम देखें नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा उसे और देख लेते हैं अभी। जो चैप्टर नंबर हमारा 2 है जिसका नाम है हमारे पृथ्वी के अंदर। इसमें देखेंगे अगर हम अच्छे से जानेंगे कि जो हमारे प्रॉपर्टी है, मेंटल है, कोर है, इनके बारे में सभी के बारे में जानने वाले हैं। और इसमें हम एक तरीके से देखें तो एक छोटी सी क्लिप है वीडियो की, 3D के माध्यम से भी अच्छे से जानेंगे ताकि आपको अच्छे से बिल्कुल ये समझ में आ सके कि ये क्या चीज़ है। ये मतलब हमारे पृथ्वी के अंदर क्या क्या एक तरीके से किस प्रकार परत है। अगर देखें जो हमारे पृथ्वी है वो एक जैसे प्याज होती है, आपने अगर देखें तो प्याज को बीच में से काटो, उसमें क्या है हमें काफ़ी एक तरीके से लेयर्स मिलेंगे हमें। तो उन्हें ऐसी करके अगर हम पृथ्वी को भी 2 हिस्सों में अगर डिवाइड कर दें, काट दें, तो हमें ऐसी क्या है लेयर कुछ दिखेंगी। तो इसे हम जानेंगे अच्छे से कि कौन कौन सी वो लेयर हैं, उन्हें अच्छे से जानने वाले हम। तो देखेंगे इसमें क्या क्या सीखने वाले हम। तो देखिए तो इसमें क्या है पृथ्वी की परतों के बारे में जानेंगे, मुख्य सेलों के बारे में जाने, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल, इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं इस चैप्टर में। अगर देखें तो सबसे पहले जो अगर हमारा पॉइंट रहेगा वो है पृथ्वी की परतें। कौन कौन सी परतें हैं इनके बारे में हम देखेंगे अभी। पृथ्वी की परतें देखो, सबसे पहली परत अगर देखें तो परपटी हो जाएगी। जो सबसे ऊपरी परत है जिस पर हम एक तरीके से मानव रहता है, जिस पर हम मकान बनाते हैं, जिस पर हम रहते हैं, वो परपटी ही कहलाती है। और देखें पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, सबसे क्या है ऊपरी परत है, ये महाद्वीप क्या है साहित्य में क्या है। अगर देखें इसकी जो यहाँ जो हम महाद्वीपों पर रहते हैं, अगर इसमें देखें तो हम यहाँ से इसकी जो गहराई कितने तक है तो 35 किलोमीटर तक इसकी गहराई हो जाएगी। अगर देखें अगर समुद्री तल में देखें तो समुद्र से क्या है इसकी जो मोटाई है वो 5 किलोमीटर की मोटाई हो जाएगी। दोनों में अलग अलग है क्योंकि समुद्र गहरा होता है, और अगर देखें तो जो हमारे महाद्वीप हैं वो थोड़े से ऊपर होते हैं। तो दोनों में देखें तो इसकी जो मोटाई है या कहें तो गहराई है वो अलग अलग है। अब देखेंगे दोनों के जो समुद्र में अगर देखें और महासागरों में महासागर और महाद्वीपों में देखें तो इसके अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। अगर देखें जो महाद्वीप है तो महाद्वीप साहित्य मुख्य रूप से क्या है सिलिका एवं क्या है एल्मुना जैसे क्या है मुख्य खनिजों से बनी है, जैसे हम क्या है सियाल कहते हैं, क्योंकि सिलिका का SI ले लिया यहाँ पर, और एल्मुना का क्या है यहाँ AL ले लिया है। तो इस प्रकार क्या है ये सियाल बन चुका है यहाँ पर। सिलिका का SI और एल्मुना का AL यहाँ पर ले लिया है, इस जिससे क्या है हमारा ये सियाल बन चुका है SIAL। जो अगर देखें ऐसे ही सीमा है तो महासागरों की परपटी सिलिका एवं क्या है मैग्नीशियम से बनी है। तो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। सिलिका देखो SI द्वारा से सिलिका का SI ले लिया और मैग्नीशियम का MA ले लिया, जिससे हमें सीमा एक वर्ड प्राप्त हुआ। तो इसे अगर देखें तो महाद्वीपों में इसे सियाल कहा है और महासागर की जो परपटी है उसे सीमा कहते हैं। देखें अगर पृथ्वी का जो आयतन है वो 1% है। अगर पूरे पृथ्वी का अगर देखें परसेंटेज देखें तो कौन से जो परपटी है या कौन सा भाग है जो कितना हिस्सा घेरे हुए है, तो अगर देखें तो जो अगर इसका आयतन निकालें तो जो परपटी ओनली मात्र 1% ही ये एक तरीके से घेरे हुए है, इसका आयतन 1% ही है। नेक्स्ट देखेंगे मेंटल। तो देखो पृथ्वी की दूसरी परत अगर देखें, जो पृथ्वी की दूसरी परत जिसे हम क्या एक तरीके से जो मेंटल कहते हैं, जो परपटी के नीचे पाई जाती है। अगर इसकी गहराई देखें तो 2900 किलोमीटर इसकी गहराई है। पृथ्वी के क्या है आयतन का ये क्या है 84% है। अगर हम देखें तो जो परपटी था वो मात्र 1% था। अगर सबसे ज़्यादा है वो मेंटल है। मेंटल देखें तो 84% मेंटल है। अगर देखेंगे क्रूड, जो अगर देखें जो तीसरी परत है उसे कहते हैं एक तरीके से क्रूड, जहाँ पर ज़्यादातर एक तरीके से मात्रा में लावा पाया जाता है। वहाँ पर एक तरीके से देखें तो लावा ही लावा है। तो सबसे आंतरिक परत देखेंगे तो कौन सी क्रूड है। क्रूड के क्या है त्रिज्या, अगर देखें त्रिज्या इसकी कितनी है 3500 किलोमीटर इसकी त्रिज्या। मतलब त्रिज्या कैसे निकालते हैं इस प्रकार, और ये होती है हमारी त्रिज्या। अगर पृथ्वी को हम ऐसे काटेंगे तो ये जो हमारी हिस्सा प्राप्त होगा उसे हम त्रिज्या कहते हैं। इसका त्रिज्या कितनी है तो 3500 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। यह निकेल और लोहे से बना है। इसे एक तरीके से हम नीफे कहते हैं। मतलब निकेल को हम Ni ले लिया और इसका नीफे का मतलब फेरस का Fe ले लिया Fe।
तो ऐसे करके नीफे हमें वर्ड प्राप्त हो जाता है। तो नीफे किसे कहते हैं, जो कोर है उसे नीफे भी कहते हैं। इसके अंदर क्या है, मैग्मा पाया जाता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसके अंदर क्या है, मैग्मा पाया जाता है। इसके अंदर क्या है, मैग्मा पाया जाता है। पृथ्वी को क्या है आयतन का ये 15%। अगर देखें तो 84% हमारा कौन सा आ जाएगा, मेंटल है। कोर 15% है, 50%, और 1% कौन सा हमारा परपटी था। तो इस प्रकार क्या है, पूरा 100% हो जाएगा। देखें तो विश्व की सबसे गहरी जो खदान है, जो खान है, वो दक्षिण अफ्रीका में है। तो ये कितनी गहरी है, 4 किलोमीटर है। परंतु क्या है, इसे तेल की अगर खोज में देखें तो इंसानों ने इसे 6 किलोमीटर अंदर तक क्या है, और गहरा खोद दिया था। नेक्स्ट देखें तो पृथ्वी के क्या है, केंद्र तक पहुंचने के लिए अगर केंद्र तक पहुंचे तो समुद्र की क्या है, तरह मतलब सतह पर क्या है 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना पड़ेगा। जब एक तरीके से हम क्या है, जो बिल्कुल जो पृथ्वी है उसके सेंटर पॉइंट तक हम पहुंच पाएंगे। बाकी अगर देखें ये नामुमकिन है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर देखें अनुमान लगाया तो कितना अगर हमें नीचे गहरा खोदना पड़ेगा बिल्कुल सेंटर तक जाने के लिए, तो समुद्र से देखें तो समुद्र से क्या है 6000 किलोमीटर गहरा तक हमें खोदना पड़ेगा। हमारी पृथ्वी अलग अलग परतों से मिलकर बनी है। पृथ्वी के सबसे ऊपर की परत ठोस है, जिसे भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। हम सभी इसी के ऊपर रहते हैं। यह भूपर्पटी कहीं पतली है और कहीं मोटी, मगर यह पृथ्वी की बहुत ही पतली परत है, लगभग 70 किलोमीटर मोटी। दरअसल पृथ्वी इतनी बड़ी है कि उसके आकार के सामने 70 किलोमीटर की लंबाई बहुत ही छोटी है। भूपर्पटी के नीचे 2900 किलोमीटर मोटी गर्म पत्थरों की एक ठोस परत है, जिसे मैंटल कहते हैं। मैंटल के ऊपरी हिस्से में कुछ जगह पर पत्थर पिघले हुए हैं। आग और धुआं उगलते ज्वालामुखी का लावा यहीं से आता है। मैंटल के नीचे है बाहरी क्रोड या आउटर कोर। ये बहुत गर्म है और 2200 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ लोहा और निकल धातु पिघली हुई अवस्था में मौजूद रहते हैं। इसे तुम बहुत ही गाढ़े लावे का एक समंदर समझो। कुछ और कुछ जान लेते हैं, देखिए एक बार। अब देखेंगे हम सेल देखेंगे और उसके प्रकार देखेंगे। हमने अभी पृथ्वी के इनर पार्ट के बारे में जाना है और 3D वीडियो के माध्यम से भी अगर देखा थोड़ा सा हमने क्लिप, और देखें तो अब हम जानने वाले हैं सेलों के बारे में। तो सेलें कितने प्रकार की होती हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं अभी हम। देखो सबसे पहले देखें तो सेलें यहाँ पर 3 प्रकार की हैं। सबसे पहले देखें तो आग्नेय सेल है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इग्निस सेल, ठीक। उसके बाद आ जाएगा हमारा अवसादी सेल है, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं या सेडिमेंट्री सेल कहते हैं। देखें तो तीसरे हमारे कायांतरित सेल, जिन्हें हम एक तरीके से मेटामॉर्फिक सेल्स या भी कहते हैं, एक तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहते हैं। तो ऐसे करके हमारी ये 3 प्रकार की सेलें होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं हमारी जो है आग्नेय सेलें हैं, जिसे हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इन्हें हम एक तरीके से प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ध्यान रखना, इग्नियस रॉक्स को हम प्राथमिक रॉक्स कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं जो रॉक्स हैं, इन्हीं जो सेलों का निर्माण हुआ था। देखें जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो उसे हम एक तरीके से क्या है आग्नेय सेल कहते हैं, जो एक तरीके से देखें तो अग्नि से ही बनी, इसलिए इसे हम आग्नेय सेल कहते हैं। जो मैग्मा बिल्कुल आग होता है तो ठंडा हो जाता है, तो जब क्या है हमारा जो ये आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। इसमें अगर देखें तो जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म देखें क्या होते हैं, जो जीव होते हैं उनकी जो हड्डियाँ होती हैं, जिन्हें फोसेल्स भी कहते हैं, तो वो होते हैं। तो अगर देखें क्योंकि इसमें इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि डायरेक्ट ही किससे बने, मैग्मा से बने। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी जीव के देखें तो हमें जो जीवाश्म नहीं प्राप्त होते हैं। अगर देखें तो आग्नेय सेलें भी क्या है 2 प्रकार की होती हैं। अगर आग्नेय सेलें को देखें तो ये भी क्या है 2 प्रकार की हैं। सबसे पहले क्या है बहिर्वेदी आग्नेय सेल। अगर देखें तो बहिर्वेदी आग्नेय सेल,
इसके बारे में जानेंगे। देखो, जब मैग्मा पृथ्वी के बाहर निकलकर ठंडा होकर ठोस हो जाता है, अगर देखें जब एक तरीके से जो ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में लावा निकलता है, वो चारों तरफ फैल जाता है और फैलने के बाद में ठंडा हो जाता है और वो क्या है ठोस बन जाता है। तो इस प्रकार की जो सेल कैसी कहलाती हैं, एक तरीके से बहिर्वेदी सेल कहलाते हैं। सॉरी मिस्टेक से हो गया है, अंतर्वेदी नहीं है यहाँ पर, ये बहिर्वेदी ये सेल मतलब कहलाती हैं। अगर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर एक तरीके से बेसाल्ट इसका एग्जाम्पल आ जाएगा कि बेसाल्ट जो है इसी एक तरीके से देखें इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। दक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है, मतलब बेसाल्ट देखें भारत में जो दक्कन का पठार है वो इन्हीं देखें तो सेलों से बना है, जो आग्नेय सेल का जो है बहिर्वेदी सेल है। देखेंगे दूसरी हमारी कौन सी अंतर्वेदी सेल है। तो देखें द्रवित मैग्मा कभी कभी क्या है भूपर्पटी के अंदर ही क्या है ठंडा हो जाता है, तो इस प्रकार की सेलों को क्या है हम अंतर्वेदी जो आग्नेय सेल कहते हैं। क्या होता है कि वो बाहर ना निकलकर पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है और एक तरीके से बहुत ही कठोर हो जाता है, तो जिसे देखें हम क्या कहते हैं अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। एग्जाम्पल देखें तो जो ग्रेनाइट है, जो ग्रेनाइट पत्थर है ये इसी का एग्जाम्पल है, किसका, जो अंतर्वेदी आग्नेय सेल का। नेक्स्ट देखेंगे तो अवसादी सेल हो जाएगा। देखो सेल क्या लुढ़ककर चटककर आपस में टकराकर, सेल लुढ़ककर चटककर आपस में टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है विभाजित हो जाती है। इस छोटे क्या है कणों को क्या है अवसाद कहते हैं। जब एक तरीके से देखें जो जो आग्नेय सेल है वो किसी भी कारण से एक तरीके से चटककर या देखें लुढ़ककर या क्या है वो छोटे छोटे कणों में टूट जाती हैं, तो उसे हम क्या है अवसाद कहते हैं, उन्हें हम देखें तो अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा और पानी आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है जमा कर दिए जाते हैं। तो अगर देखें तो ये क्योंकि जब चटक चुके हैं तो अपना स्थान बदल लेंगे, तो स्थान बदलने के कारण देख क्या है तो इन्हें एक तरीके से अवसाद कहते हैं। ये क्या है अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की क्या है परत में क्या है बदल जाते हैं। मतलब अगर देखें तो एक लेयर बन जाती है, मतलब ये कोई एक दिन का है 10 दिन का है 100 दिन या 1 साल का या 10 साल का काम नहीं है। अगर देखें तो हज़ारों सालों लग जाते हैं इस प्रक्रिया में होने के लिए। तो ऐसे करके देखें तो ये एक तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही क्या है मतलब लुढ़क कर चटक कर आ जाते हैं, जिसके कारण क्या है वो एक परत के रूप में जमा हो जाते हैं और ताप तथा दाब के कारण काफ़ी दिनों बाद देखें तो ये एक तरीके से रॉक्स मतलब देखें तो चट्टान का रूप ले लेते हैं, जिसे हम एक तरीके से क्या अवसादी सेलें कहते हैं। इस प्रकार की सेलों को क्या हम अवसादी सेलें कहते हैं। इसमें क्या जीवाश्म भी पाए जाते हैं, क्योंकि अगर देखें जो आग्नेय सेल है उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, तो अवसादी जो सेलें हैं इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जीव हैं उनकी भी दबने की संभावना होती है। नेक्स्ट देखेंगे कायांतरित सेल। तो कायांतरित सेल क्या होती है देखें तो देखो आग्नेय सेल एवं अवसादी सेल जो दोनों सेल हैं हमने पढ़ा है आग्नेय सेल और अवसादी सेलों के बारे में। उच्च ताप एवं क्या है दाब के कारण कायांतरित सेल क्या है ये में क्या है परिवर्तित हो जाती है। अगर देखें ये दोनों सेलें हैं, कभी कभी क्या होता है उच्च दाब जो नीचे दबी होती है उच्च दाब तथा ताप के कारण क्या है ये एक तरीके से इनका रूप बदल जाता है, कठोर और बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं। अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे चिकनी मिट्टी है वो स्लेट में बदल जाती है, चूना पत्थर क्या है संगमरमर में बदल जाता है। तो इस प्रकार से हमने तीनों सेलों के बारे में देख लिया है कि देखें तो आग्नेय सेलें हैं, अवसादी सेलें हैं और कायांतरित सेलें हैं। आई होप बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर देखें तो हमारा जो चैप्टर जो 6th है सॉरी जो फर्स्ट था इसमें इतना हिस्सा सॉरी सेकंड जो चैप्टर है उसमें इतना ही था। अगर देखें जो हमारे पृथ्वी के अंदर है जो चैप्टर हमारा सेकंड था क्लास 7th का, तो इसमें इतना ही कुछ दे रखा। अगर देखिए इसमें बहुत सारी जो बातें इंपॉर्टेंट आई है, आई होप आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगे होंगे बिल्कुल। तो देखते हैं अगला हमारा जो चैप्टर था चैप्टर नंबर हम 3 जो है 3rd चैप्टर है उसके बारे में अच्छे से जानने वाले हैं, जो क्लास 7th का चैप्टर हमारा 3rd है। अगर देखें चैप्टर 3rd के बारे में तो इसमें हम क्या क्या देखें तो सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे तो इसमें हम भूपर्पटी है भूगर्भीय प्लेट, जो भूगर्भीय प्लेट है उनके बारे में जानेंगे। भूकंप किस प्रकार आता है उसके बारे में जानेंगे। अपक्ष और अपर्दन इस प्रक्रिया को हम जानने वाले, मतलब अपक्ष किस प्रकार होता है और अपर्दन किस प्रकार होता है, इन प्रक्रियाओं के बारे में हम जानने वाले हैं। अगर देखें तो
स्थल जो मंडलीय प्लेट हैं उन्हें देख लेते हैं एक बार। जो हमारा अगर देखें जो 7 महाद्वीप हैं जो उसमें प्लेट पाई जाती हैं, अगर देखें जो मेन प्लेट है वो 7 प्लेट हैं हमारी, तो उन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं अभी। देखो, स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। यह ठोस ये प्लेटें हमेशा एक तरीके से धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। तो अगर देखें जो ये प्लेट हैं, जो 7 हमारी प्लेट हैं, ये क्या है, इनकी जो प्रक्रिया धीरे धीरे क्या है, ये घूमती रहती है। आप मतलब पूरी अगर देखें पृथ्वी में इनके घूमने का कारण क्या, अगर हम कारण का पता लगाएं तो अगर देखें तो नीचे क्या है, बिल्कुल पृथ्वी के जो कोर में देखें, जो मैंने कोर जाना था उसमें क्या है, बिल्कुल मैग्मा ही मैग्मा भरा है। तो मैग्मे के कारण क्या है, यहाँ पर जो नीचे अगर देखें जो मैग्मा है वो क्या है, मतलब उबलता रहता है। अगर एग्जाम्पल लें, एक आप जब चाय बनाते हैं तो उसमें क्या है, जब दूध डालते हैं या पानी डालते हैं पहले, तो उसमें अगर गैस जब हम ज़्यादा तेज़ कर देते हैं तो उसके कारण क्या है, जो पानी उबलने लगता है। और जहाँ ज़्यादा देखें ताप होता है वहाँ से जो मैग्मा है उठकर और जो साइड में जाता है। जिस प्रकार एक तरीके से देखें चाय जो बनाते हैं हम, जो पानी क्या है सेंटर से क्या है इधर उधर बहने लगता है। तो इसी प्रकार जहाँ पृथ्वी के नीचे भी देखें, जहाँ सबसे ज़्यादा ताप होता है वहाँ एक तरीके से मैग्मा क्या है, ऊपर की तरफ एक तरीके से देखें फोर्स लगाता है, बल लगाता है, जिसके कारण क्या है जो प्लेटों तक ये बल पहुँचता है और वो क्या है धीरे धीरे क्या है खिसकती हैं। तो अगर देखें इसी कारण क्या है, जो हमारी जो है जो हमारी जो प्लेटें हैं वो खिसकती रहती हैं, मतलब घूमती रहती हैं जो कंटिन्यूसली धीमी गति से एक तरीके से देखें। अगर देखें ये क्या है, प्लेटें पृथ्वी के अंदर मैग्मा के कारण घूमती है। जैसे मैंने अभी आपको बिल्कुल अच्छे से बता चुके हैं कि क्या है, क्यों घूमती है, तो जो पृथ्वी के अंदर नीचे मैग्मा है उसी के कारण ये घूमती हैं। देखें तो यहाँ पर जो 2 प्रकार के फोर्स लगते हैं, एक तो लगता है देखो अंतर्जनित फोर्स, मतलब बल है, जैसे क्या है इंडोजेनिक बल कहते हैं, और दूसरा हमारा क्या है बहिर्जनिक बल है, जिसे हम एक तरीके से एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो अगर देखें इसका, अगर हम देखें थोड़ा सा इसके बारे में जान लें कि है कौन कौन से फोर्स और किस प्रकार से लगते हैं। अगर देखें अंतर्जनित बल या जैसे एंडोजेनिक बल जिसे कहते हैं, वो क्या है, तो वो जो पृथ्वी के जो नीचे मैग्मा पिघल रहा है वो जो फोर्स लगाता है उसे हम क्या है एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, जिसे हम अंतर्जनित बल कहते हैं। अगर देखें जो बहिर्जनिक बल हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हमारा अगर देखें तो जो जैसे हवा है, पानी है, भूकंप है, तो ये जिनसे एक तरीके से बाहरी बल लगता है, जिससे कारण क्या है, जो पर्वतें हैं, जो चट्टानें हैं अपना रूप बदल लेते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था, वो आ जाएगा हमारे एक तरीके से क्या है बहिर्जनित बल आ जाएगा। अब देखें नेक्स्ट हमारा थोड़ा सा भूकंप के बारे में और जान लेते हैं। देखो भूकंप आपको बताइए एक तरीके से क्या है, ये कैसी प्रक्रिया है, ये भी एक तरीके से मैग्मा जो नीचे पिघलता है उसी के कारण होती है। जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जिसके कारण क्या है भूकंप पैदा होता है। तो देखें तो उद्गम केंद्र क्या होता है, अगर भूकंप के बारे में जानें तो उद्गम केंद्र क्या होता है। देखो जहाँ से भूकंप आरंभ होता है उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। जहाँ से एक तरीके से क्या है जो भूकंप है, जो वहाँ से जहाँ से आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र किसे कहते हैं, उद्गम केंद्र के भूस्तर पर क्या है, उसने क्या है उसके जो निकटतम स्थान है उसे एक तरीके से क्या है हम अधिकेंद्र कहते हैं। अगर इसे हम अच्छे से छोटा सा मैप बनाकर देखें तो आपको मैं बताऊं, जैसे ये पृथ्वी है और अगर यहाँ से भूकंप शुरू हो रहा है, क्योंकि नीचे से अगर देखें यहाँ से अगर भूकंप शुरू हो रहा है तो जहाँ पर एक तरीके से इसे क्या कहेंगे हम, देखो इसे कहेंगे हम उद्गम केंद्र, इसे कहेंगे एक तरीके से यहाँ से देखें तो उद्गम केंद्र कहेंगे। अगर जहाँ पर एक तरीके से फोर्स लगा रहा ऊपर, जहाँ पर एक तरीके से बिल्कुल इसके जस्ट ऊपर देखें पृथ्वी के, जो इसकी जो सबसे ज़्यादा पास है, या ये पास रहे या इधर वाला पास रहे, तो इसे अगर देखें तो इसे हम कहेंगे अधिकेंद्र। इसका हम इस वाले पार्ट को कहेंगे अधिकेंद्र। तो आई होप बिल्कुल आपको ये अच्छे से समझा होंगे कि ये जो भूकंप के उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र क्या है। देखेंगे अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर क्या है भूकंप की जो गति है धीमी हो जाती है। अगर देखें जितना हम अधिकेंद्र से दूर जाते जाएंगे तो जो भूकंप की गति है हमें कम महसूस होगी। देखें भूकंपीय तरंगे अगर देखें तो ये 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। देखें सबसे पहले पी तरंगे अथवा क्या है अनुदैर्घ्य तरंगे जिन्हें कहते हैं पी तरंगे, जिन्हें एक तरीके से हम अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। एस तरंगे होती हैं जैसे एक तरीके से क्या है अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और एल तरंगे जिन्हें हम क्या है पृष्ठीय तरंगे भी कहते हैं। एक तरीके से अगर देखें तो ये जो भूकंप है उनकी तरंगों के
प्रकार दे रखे हैं, किसके मतलब कितने प्रकार के तरंगे होती हैं। देखें तो हम अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया को और जान लेते हैं एक तरीके से। किस प्रकार की प्रक्रिया अपक्षय और अपर्दन। अगर देखें, एक मिनट, देखो अपक्षय क्या होता है। पृथ्वी की सतह पर क्या है, शैलों के टूटने से जो क्रिया होती है, जब पृथ्वी की सतह पर क्या है जो शैलें हैं जो टूट जाती हैं, जो उन्हें अभी थोड़ी देर पहले देखा था, उस प्रक्रिया को हम अपक्षय प्रक्रिया कहते हैं। अगर देखें अपर्दन क्या है, जल पवन एवं हिम जैसे क्या विभिन्न घटकों के कारण हम मतलब होने वाले क्या है क्षय को क्या है अपर्दन कहते हैं। जो एक तरीके से देखें तो जो नदियां हैं अपने साथ में क्या लाती हैं, वो अपने साथ में मतलब जो मिट्टी लाती हैं, या कहें तो जो पर्वत से जब ये नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ में छोटे छोटे कण लाती हैं, जिसके एक तरीके से हम क्या है जिसके कारण क्या अपर्दन होता है। ये होता है एक तरीके से अपर्दन। अगर देखें विसर्प, विसर्प क्या होता है, जिसे आप एक तरीके से इमेज में आप अच्छे से देखोगे तो जैसे देखें तो विसर्प क्या है, जो नदी का एक तरीके से मोड़दार मार्ग है। नदी का अगर देखें तो मोड़दार मार्ग है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विसर्प कहते हैं। विसर्प क्या है, नदी का एक तरीके से मोड़दार मार्ग है, उसे हम क्या है विसर्प कहते हैं। चाप झील किसे कहते हैं, अगर देखें तो चाप झील क्या होती है। देखिए विसर्प क्या है, लूप, जो विसर्प लूप नदी से क्या है कट जाता है और क्या है एक अलग झील बनाता है, जिसे एक तरीके से देखें तो हम चाप झील कहते हैं। इसे आप अच्छे तरीके से एक तरीके से इमेज में आप देख सकते हो कि चाप झील क्या है। अगर देखिए इसमें थोड़ा सा और है बस ये, उसके बाद में चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा, चैप्टर नंबर 3 भी। उसके बाद में हम 4 चैप्टर भी अभी देखेंगे, तो 4 चैप्टर हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर देखें जो हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर बचेंगे, हमारे 3 चैप्टर, इसमें 7 चैप्टर हैं टोटल, तो 3 चैप्टर को हम अपने जो आने वाली वीडियो है उसमें तीनों को ही कवर करेंगे बिल्कुल अच्छे से इसी प्रकार, और भी बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते एक तरीके से क्या है वितरिका क्या होती है। वितरिका अगर देखें तो बहुत ही सिंपल है। जब एक तरीके से जो नदियां हैं समुद्र में मिलने से पहले क्या है वो एक तरीके से कई धाराओं में बट जाती हैं, जिन्हें हम एक तरीके से वितरिकाएं कहते हैं। आप इस छोटे से जो मैंने चित्र सा बनाने की कोशिश की है, इसमें आप अच्छे से देख सकते हो ये वाला, ठीक। तो एक तरीके से क्या है वितरिका है। डेल्टा क्या होती है, तो डेल्टा अगर समझाने की कोशिश करें तो जब जो नदियाँ हैं जो उनकी जब स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम होने के कारण क्या है वो धीरे मतलब जो धीमी पड़ जाती हैं, धीमी होने के कारण क्या है जो अपने साथ में क्या है कुछ जो मिट्टी के कण लाती हैं, जिन्हें एक तरीके से क्या है जब स्पीड कम हो जाती है तो वो जमा होने लगते हैं एक स्थान पर धीरे धीरे, और एक स्थान पर धीरे धीरे जमा होने के कारण क्या है वो बिल्कुल नदी के बीच में जमा हो जाते हैं, और जो नदी है अपना रास्ता दोनों साइड से ले लेती है। तो अगर देखें तो जो पानी है दोनों साइड से बहने लगता है, दोनों साइड से बहने के कारण क्या है हमें जो बीच में एक तरीके से जो नज़र आता है, जो टापू सा नज़र आता है, उसे हम एक तरीके से हम डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा ही अगर देखें कोशिश करें बनाने की, जैसे नदी बह रही है इस प्रकार से, और यहाँ पर एक तरीके से क्या काफ़ी मात्रा में क्या है सेडिमेंट से जो मतलब जमा हो चुके हैं, जिसके कारण क्या है नदी इधर साइड से और इधर साइड से एक तरीके से बहने लगती है और आगे जाकर एक हो जाती है, जिसके कारण क्या है जो बीच में हमें प्राप्त होगा या देखने को मिलेगा ये हमारा डेल्टा ही होगा। इसे एक तरीके से हम डेल्टा कहते हैं। देखेंगे वीडियो में अच्छे से। देखो अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। जो अवसाद हैं, जो नदियाँ अवसाद लाई है उसके अगर देखें तो उसके संग्रह से क्या है डेल्टा का निर्माण होता है, जो इकट्ठे हो जाते हैं। विश्व में क्या है सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, एंजेल है जलप्रपात है जो दक्षिण अमेरिका में है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे समुद्री तरंगों के कार्य। तो समुद्र की तरंगों का एक अगर देखें कार्य है समुद्र भृगु। तो जो ऊंची शैलीय तट बन जाते हैं उन्हें हम समुद्र भृगु कहते हैं। जो ऊंचे ऊंचे तट बन जाते हैं उन्हें क्या है समुद्र भृगु कहते हैं। अगर देखें कुछ रेगिस्तान में भी कुछ प्रक्रिया होती हैं, जैसे बालू कण क्या है विस्तृत क्षेत्र में क्या है निक्षेप हो जाते हैं। अगर देखें जो बालू के कण है जो रेत है वो एक तरीके से विस्तृत हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लोएस कहते हैं, जो एक तरीके से हमें राजस्थान में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर क्या है रेगिस्तान है और रेत ही रेत है।
जो हमें राजस्थान में, भारत में देखें तो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर देखें थोड़ा सा अगर बात करें, अगर आपको बिल्कुल अच्छे से वीडियो पसंद आ रही है तो बिल्कुल कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और जिससे क्या है हम ऐसे ही अगर काम करते रहें और आपके लिए अच्छे अच्छे और भी जो पार्ट रह चुके हैं इन पर बिल्कुल अच्छे से मेहनत करके आपको एक तरीके से क्या है इन्हें नोट्स को हम प्रोवाइड करते हैं। देखें अगर इन्हें बनाने में अगर देखिए बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। बाकी देखते हैं अगला हमारा जो चैप्टर रहेगा उसे और देख लेते हैं। तो अगर देखें अपना जो चैप्टर नंबर 4 है वो एक और जान लेते हैं। अगर देखें तो इसका नाम है वायु। तो इसके बारे में देखो, इसमें चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो देखें इसके अगर इसमें देखेंगे तो वायुमंडल का संगठन ये जानेंगे। वायुमंडल की संरचना किस प्रकार है, एक तरीके से इसकी संरचना है। मौसम एवं जलवायु देखेंगे, आर्द्रता देखेंगे, एक तरीके से ये और भी कुछ इस चैप्टर हम जानने वाले हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम वायु जो मंडल है उसका हम संगठन देख लेते हैं, मतलब किन किन गैसों के द्वारा ये बना है, किन किन गैसों का अगर देखें हमारा जो वायुमंडल है मिश्रण है। तो देखेंगे तो जो हमारा जो वायुमंडल है, नाइट्रोजन इसमें क्या है 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% है, आर्गन 0.93% है, और अन्य जो गैसें हैं 0.04% है। तो इस प्रकार क्या है जो हमारे जो वायुमंडल है इन सभी गैसों को मिलाकर ये बना है। अगर देखें तो नाइट्रोजन के बारे में जान लेते हैं कि नाइट्रोजन का अगर देखें तो हमारे वायुमंडल में क्या भूमिका है। तो देखेंगे तो नाइट्रोजन जैसा आपको पता है कि सर्वाधिक पाई जाने वाली जो गैस है जो 78% पाई जाती है। पौधों को क्या है जीवित रहने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर देखें तो ये पौधों के लिए अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पौधे क्या है सीधे नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। अगर देखें तो पौधे क्या है जो सीधे नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। देखते हैं किस प्रकार लेते हैं नाइट्रोजन। देखो मृत तथा कुछ क्या है पौधे जड़ों में रहने वाले जीवाणु से क्या है नाइट्रोजन लेकर इनका क्या है स्वरूप बदल देते हैं। मतलब अगर देखें जो कुछ छोटे छोटे जीव हैं जो क्या है नाइट्रोजन ग्रहण करके उसका रूप बदल लेते हैं, जिसके कारण क्या है जो जिसे हम एक तरीके से खाद भी कह सकते हैं, जो जीव रहते हैं नीचे जड़ों में तो उसका खाद में बदल देते हैं उस नाइट्रोजन का, और तब एक तरीके से जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। एक तरीके से इस प्रकार जो पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण कर दें। अगर देखें ऑक्सीजन के बारे में देखें तो ऑक्सीजन के बारे में सभी जानते ही हैं कि जो ऑक्सीजन है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। देखें दूसरी सर्वाधिक पाई जाने जो वाली गैस है वो कौन सी हमारी ऑक्सीजन ही है। पौधे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये प्रक्रिया आपको पता ही है। अगर देखें तो जो नेक्स्ट जो हमारी गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट जो हमारे देखें तो हमारी जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, हरे पादप अपने क्या है भोजन के रूप में क्या है इसका प्रयोग करते हैं। जो हरे पादप है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है प्रयोग करते हैं, और पौधे भी इसका क्या है प्रयोग करते हैं। अगर देखें तो जो गाड़ी है वाहन है देखें तो एसी फ्रिज है, जिसके कारण क्या है जो जिससे अगर देखें जो हम आग जलाते हैं जिसके कारण क्या है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकलती है, और जिसके कारण क्या है जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण क्या है जो ओजोन लेयर है उस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ चुकी है, जिसके कारण क्या है जो पृथ्वी पर अगर देखें जो तापमान जो बढ़ने का यही कारण है। अगर देखें नेक्स्ट देखेंगे तो वायुमंडल की अगर देखें संरचना है तो अभी अगर देखें तो एक मिनट, तो जो वायुमंडल है वो किन किन एक तरीके से देखें परतों से बना है, इसकी संरचना और देख लेते हैं किस प्रकार की वायुमंडल की संरचना है। तो देखो जो ये वायुमंडल है ये 5 एक तरीके से देखें परतों से बना है। तो ये 5 परतों से बना है। अगर देखें शोभमंडल, अगर देखें सौरमंडल के बारे में जान लेते हैं। इस प्रकार क्या है हम धीरे धीरे पांचों को जानेंगे। सौरमंडल अगर देखें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई है इसकी 13 किलोमीटर। अगर देखें ध्रुव पर इसकी जो ऊंचाई वो 8 किलोमीटर है, और देखें तो जो सेंटर पॉइंट है जो हमारे भूमध्य रेखा उस पर इसकी जो ऊंचाई वो 18 किलोमीटर है। तो अगर औसत निकाले इसका तो 13 किलोमीटर निकल कर आएगा। तो इस प्रकार देखें तो इसकी औसत ऊंचाई तभी कहा है कि औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है तो 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है। देखें तो मौसम की लगभग सभी घटनाएं
अगर देखें जो मौसम की जो घटनाएं होती है, बादल का गरजना, बिजली कड़कना, बादल का फटना, बारिश होना, ओलावृष्टि, तो सभी प्रकार की जो घटनाएं हैं मौसम की, ये सभी क्या है एक तरीके से यहीं पर होती हैं, इस क्षोभ मंडल में ही होती हैं। दूसरा अगर देखें तो हमारा हो जाता है समताप मंडल। तो समताप मंडल के बारे में जाने तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी 50 किलोमीटर, इसकी औसत ऊंचाई है। इस परत में क्या है, हवाई जहाज़ उड़ाए जाते हैं। अगर देखें तो बिजली के कारण क्या है, हवाई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त ना हो, इसके कारण क्या है, जो हवाई जहाज़ों को कहाँ उड़ाया जाता है, ज़्यादातर समताप मंडल में उड़ाया जाता है। इसमें क्या है, ओजोन गैस परत पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि ओजोन जो परत जो है वो किस देखें तो मंडल में पाई जाती है, तो पाई जाती है हमारी समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा मध्यमंडल। देखिए मध्यमंडल, देखो इसकी अगर ऊंचाई देखें, औसत ऊंचाई इसकी क्या है, 80 किलोमीटर है। इसकी अगर ऊंचाई देखें तो 80 किलोमीटर इसकी क्या है, औसत ऊंचाई निकल कर आती है। देखें उल्कापिंड इस परत में आने के बाद क्या है, जलने लगते हैं। जैसे अगर देखें तो 6th क्लास के मैंने ज्योग्राफी उठाई थी, 6th क्लास में पहली वीडियो में देखा था हमने कि जो उल्कापिंड होते हैं क्या होते हैं, छोटे छोटे एक तरीके से पिंड होते हैं जो पृथ्वी से टकराने वाले होते हैं, परंतु क्या है बीच में ही क्या है वो जलने लगते हैं। तो कहाँ जलने लगते हैं, तो इसका आ जाएगा हमारा मध्यमंडल में क्या है, जलने लगते हैं। देखेंगे अगला है हमारा वायुमंडल। तो इसकी अगर देखें औसत ऊंचाई कितनी है, तो वायुमंडल की औसत ऊंचाई आ जाएगी लगभग देखें तो 80 से 400 किलोमीटर। ये अगर देखें सबसे ज़्यादा विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। जो आयनमंडल हमने देखा था, आयनमंडल इसी परत का भाग है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्या है, तीव्रता से क्या है, बढ़ता है। अगर देखिए इसमें कि जो जितना ऊपर जाएंगे तापमान इतना ही हमें ज़्यादा मिलेगा। अगर देखिए जो आयनमंडल है इसी में क्या है, जो रेडियो संचार के लिए क्या है इस परत का उपयोग किया जाता है। क्योंकि अगर देखिए जो इसकी जो रेडियो की जो किरणें होती हैं वो क्या है इसी मंडल से टकरा कर क्या पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं, जिसके कारण क्या है रेडियो काम करता है। तो पहले अगर जो सैटेलाइट नहीं थी तो इन्हीं से एक तरीके से क्या है काम चलाया जाता था रेडियो का। ठीक, अगर देखिए नेक्स्ट अब देखो अगला अगर देखें तो इसका है नेक्स्ट हमारा जो बहिर्मंडल है। तो जो लास्ट है हमारा बिल्कुल जो सबसे ऊपरी परत क्या है, बहिर्मंडल कहलाती है। ठीक, जो अगर देखिए जो 5वीं परत थी हमारी बहिर्मंडल है वो सबसे अगर देखें ऊपरी परत है जो बहिर्मंडल, जो ये हमारी लास्ट की बिल्कुल परत हो जाएगी। अगर देखें तो तापमान क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। वायु में मौजूद ताप एवं क्या है शीतलता के क्या है परिमाण को तापमान कहते हैं। अगर देखिए तापमान क्या है, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को क्या है तापमान कहते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा मतलब आतपन। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब एक तरीके से आतपन क्या होता है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा। जो सूर्य से अगर देखें ऊर्जा का मतलब है जो प्रकाश पड़ता है पृथ्वी पर, सूर्य से आने वाली जो क्या है ऊर्जा, जिसे क्या है पृथ्वी रोक लेती है। अगर देखें जो पृथ्वी है, देखिए जो धरती है उसे एक तरीके से क्या है रोक लेती है। अगर देखिए इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जब बारिश होती है तो उमस पैदा हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा, तो जिसके कारण क्या है वो ऊर्जा ही होती है जो प्रकाश के द्वारा आती है पृथ्वी पर, जिसे पृथ्वी रोक लेती है। तो आतपन की क्या है मात्रा भूमध्य से क्या है ध्रुवों की ओर घटती है। अगर देखें सिंपल है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है अगर देखें ध्रुवों तक देखें तो बहुत कम पहुंच पाता है। देखें क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा इससे ऊपर क्या है प्रकाश लंबवत, मतलब अगर देखें तो सीधा नहीं जाता, एक तरीके से देखें तो तिरछा हो जाता है अगर सूर्य का प्रकाश, जिसके कारण क्या है उसकी जो देखें ऊर्जा इतनी नहीं पहुंच पाती ध्रुवों, जितना हम ध्रुवों के पास जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि जितना हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे इतना क्या हमें एक तरीके से आतपन कम मिलेगा देखने को। अब देखेंगे वायुदाब क्या होता है। देखो पृथ्वी के सतह पर क्या है वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब। अगर देखें क्योंकि क्या है वायु एक तरीके से पृथ्वी पर दाब लगाती है, दबाव डालती है, जिसे हम क्या एक तरीके से क्या है वायुदाब कहते हैं। वायुमंडल में क्या है ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब गिरने लगता है। अगर देखें हम जितना हम ऊपर जाएंगे, जितना हम ऊपर जाते जाएंगे इतना ही क्या है वायुदाब हमें क्या है कम मिलेगा। यही कारण है कि जो माउंट एवरेस्ट है या ऊंचे ऊंचे पर्वतारोही होते हैं जो पर्वतों पर चढ़ते हैं वो क्या है अपने साथ में ऑक्सीजन लेके चढ़ते हैं, क्योंकि क्या है ऊपर वायुदाब बिल्कुल कम होता है, जिसके कारण क्या है उन्हें दिक्कत आ जाती है, नाक से खून आने लगता है
और इस प्रकार की घटनाएं कुछ हो जाती हैं, जिसके कारण क्या है, क्योंकि वायु दाब बिल्कुल ना के बराबर होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं रहती है, वहाँ पर बहुत कम रहती है। देखें तो इसलिए क्या है, वो ऑक्सीजन ले जाते हैं अपने साथ में ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक तरीके से वायु दाब का अच्छा एग्जाम्पल है। देखें तो समुद्र सतह पर क्या है, वायु दाब सर्वाधिक होता है। अगर देखें तो सर्वाधिक वायु दाब कहाँ होता है, तो समुद्र तल पर देखें तो सबसे अधिक वायु दाब होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो समुद्र को गर्म होने में ज़्यादा समय लगता है और ठंडे होने एक तरीके से भी मतलब ज़्यादा समय लगता है। तो ऐसे में क्या है, समुद्र पे क्या है, ज़्यादा एक तरीके से वायु दाब होता है। अगर देखें तो निम्न दाब क्षेत्र क्या होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। निम्न दाब क्षेत्र किन्हें कहते हैं? देखो, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर क्या है, ऊपर उठने लगती है। बिल्कुल सिंपल है कि जब एक तरीके से वायु, जब हवा है गर्म होती है तो वो ऊपर उठने लगती है। तो इसी प्रक्रिया को यह देखें तो ये निम्न दाब वाला क्षेत्र बनता है। अगर देखें, बिल्कुल आपको सिंपल आप बात बताएं कि जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी, गर्मी होने के कारण क्या है, जो हवा है, जो वायु है, वो गर्म होगी और गर्म होने के कारण क्या है, वो ऊपर उठती है। जब ऊपर उठेगी तो नीचे क्या है, हवा बहुत कम रह जाएगी। तो उसमें क्या एक तरीके से क्या है, उस घटना को निम्न वायु दाब कहते हैं या निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता हो। तो देखिए निम्न दाब क्या है, बादल युक्त आकाश एवं क्या है, नम मौसम के क्या है साथ जुड़ा है। अगर देखें जब ऐसी स्थिति होती है तो तब बादल भी होते हैं आसमान में, साफ मौसम नहीं रहता। अगर देखें तो आप देखते हैं कि जब भी ऐसा अगर देखें तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उमस पैदा हो जाती है। तो ऐसे में क्या है, फिर जो हवाएं ऊपर उठती हैं और क्या है, वो बादलों को संग्रहित करती हैं, जिसके कारण क्या है, कभी कभी बारिश भी हो जाती है। अब इसका उल्टा देखेंगे तो उच्च दाब क्षेत्र क्या है। देखो, उच्च दाब क्षेत्र बनता कहाँ है, सिंपल है बिल्कुल। उच्च दाब क्षेत्र बनता है आपका जहाँ पर ज़्यादा सर्दी है। तो जहाँ पर ज़्यादा सर्दी है उन स्थानों पर क्या है, उच्च दाब बनता है। देखो, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु, देखिए जहाँ पर तापमान कम है, मैंने आपको बताया ठंड वाले जो क्षेत्र हैं कि कम तापमान वाले क्षेत्रों की जो वायु ठंडी होती है, यह भारी होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, जिसके कारण क्या ऊपर उठ जाती है वो, परंतु जो ठंडी हवा होती है वो क्या है, वो भारी होती है। यह क्या उच्च दाब वाला क्षेत्र बनाती है। तो ये हमने देखा बिल्कुल अच्छे से कि उच्च दाब वाला क्षेत्र कौन सा होता है और निम्न दाब वाला क्षेत्र कौन सा होता है। आई होप बिल्कुल आपके अच्छे से समझ में होगा ये स्टेप। देखो, अगर देखें इससे क्या होता है, जब ऐसी जो उच्च दाब क्षेत्र होता है तो वहाँ पर क्या है, आसमान स्वच्छ और साफ होता है, स्पष्ट होता है बिल्कुल। वायु सदैव क्या है, उच्च दाब क्षेत्र से क्या है, निम्न दाब की ओर गमन करती है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही। अगर देखें आपको समझ में आएगा तो बिल्कुल आने वाले जो चैप्टर आपके बहुत ही अच्छे से फिर समझ में आएंगे। याद रखना, जो हवा है हमेशा क्या है, वो उच्च दाब से क्या है, निम्न दाब की ओर बहती है। सदैव क्या है, उच्च दाब से क्या है, उच्च दाब क्षेत्र से क्या है, निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। अगर देखें जहाँ उच्च दाब क्षेत्र है, मतलब जहाँ पर ज़्यादा ठंड है, सर्दी है, वहाँ से हवा किस साइड बहेगी, जहाँ पर हवा एक तरीके से गर्म होकर ऊपर उठ चुकी है, क्योंकि वहाँ पर रिक्त स्थान आ चुका है। अगर देखें आप एग्जांपल ले सकते हैं एक ट्यूब का, एक ट्यूब लो और अगर देखें तो जो ट्यूब बिल्कुल भरी हुई होती है तो उसके अंदर होता है मतलब उच्च दाब क्षेत्र, और अगर देखें तो बाहर उसकी अपेक्षा निम्न दाब क्षेत्र होता है। तो जैसे अगर ट्यूब में एक आप छेद कर देते हैं तो जिसके कारण क्या है, वहाँ से हवा भारी मात्रा में निकलने लगती है। क्यों निकलती है? क्योंकि अंदर उच्च दाब है और बाहर है निम्न दाब। तो इसके कारण क्या है, एग्जाम्पल ले सकते हैं इसको, इससे भी आप बहुत अच्छे से समझने के लिए। तो अगर देखें तो इससे आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि उच्च दाब क्षेत्र क्या होता है और निम्न दाब क्षेत्र क्या होता है। जो हवाएं हमेशा जो उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र तक की तरफ क्या है, क्यों चलती हैं। अगर देखें तो पवन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पवन और हवा में बहुत अंतर है। अगर देखें तो बहुत से समझते होंगे कि पवन एक ही है, हवा और वायु और पवन एक ही तो है। अगर देखें वायु क्या है, अगर देखें जो वायु है, जो हम जैसे रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सिंपल है बिल्कुल वायु है। पर पवन क्या है, जब जो वायु है वो गतिमान हो जाती है तो वो पवन कहलाती है। ये है इसका कंसेप्ट। तो देखें, पवन उच्च दाब क्षेत्र से क्या है, निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। मैंने आपको बताया जब पवन क्या है, गतिमान होती है तो उसे हम पवन कहते हैं। पवन को क्या है, मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। अगर देखें जो वायु है, हवा है, उन्हें उसके कितने प्रकार हैं, तो इसके हमारे हैं 3 प्रकार। देखें, स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। कौन कौन सी हैं? देखें, स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और क्या है, स्थानीय पवनें। इनके बारे में जानेंगे, तीनों कौन कौन से किस प्रकार हैं।
तो बिल्कुल अच्छे से जानेंगे। चलो देखते हैं कि जो वायु के प्रकार है, स्थानीय पवने, मौसमी पवने और स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने, ये हैं तीनों तीनों। देखें तो स्थायी पवनें कौन सी होती हैं? देखो व्यापारिक क्या है, पश्चिमी एवं क्या है पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। अगर देखें तो इन्हें समझने के लिए बिल्कुल एक हमें मैप लेना पड़ेगा, या यहीं ड्रॉ कर लेते हैं हम। अगर देखें पृथ्वी है, बिल्कुल गोल है, ये क्या है हमारा इक्वेटर है। अगर देखें तो हमारी जो पृथ्वी है वो अगर पश्चिम से पूरब की ओर क्या एक तरीके से गति करती है। जो पृथ्वी है वो इस प्रकार अगर देखें तो इस प्रकार घूमती है ऐसी। अगर देखें तो ये हमारा, अगर इन्हें हम यहाँ पर देखें तो 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे मानेंगे, क्योंकि अगर देखें कर्क रेखा मकर रेखा यहाँ पर नहीं देखेंगे, जो 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे हैं, इन्हें हम नहीं देखेंगे। हम देखेंगे अब 30 डिग्री देखें तो 30 डिग्री तक क्या है जो हवाएं हैं। अगर देखो जब पृथ्वी इस साइड ऐसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। अगर आप एग्जाम्पल लें, जब हम बाइक पर जाते हैं या हम ट्रेन में होते हैं, तो अगर हम ट्रेन के सामने खड़े हो जाते हैं तो या बाइक पर चलते हैं तो जो हमारे बाल है किस साइड उड़ते हैं? पीछे की तरफ। तो ऐसी क्या है जब पृथ्वी घूमती है तो जिसके कारण क्या है, जो पृथ्वी है इस साइड घूमती है इस प्रकार, तो जिसके कारण क्या है जो हवा किस साइड चलेगी? वो इस साइड चलेगी। परंतु क्या है यहाँ पर इस क्षेत्र में देखें तो कैसा क्षेत्र है? ये है हमारा बिल्कुल निम्न दाब क्षेत्र। देख लेते हैं, जो ये वाला क्षेत्र हमारा बीच वाला, इन्हें हम निम्न दाब क्षेत्र कहते हैं। परंतु पृथ्वी के जो घूर्णन गति के कारण क्या है, ये हवाएं ऐसे ना बहकर इस साइड ना बहकर ये हल्का सा तिरछा हो जाती है इस साइड, इधर इस साइड और इधर इस साइड ऐसे। तो इस प्रकार जो हवाएं बहने लगती हैं इस साइड ऐसे, एक मिनट, इस प्रकार बहेंगे, इधर ऐसे मुड़ जाएंगी, क्योंकि जब आप पृथ्वी घूमेगी तो बिल्कुल ऐसे करके हवाएं इस साइड मुड़ जाएंगी, दोनों तरफ से हल्का सा तिरछा हो जाएंगी। तो अगर देखें तो इन्हें एक तरीके से स्थायी पवनें कहते हैं। ये हो जाती है हमारी स्थायी पवनें, क्योंकि इन्हें व्यापारिक पवनें भी कहते हैं, क्योंकि जो व्यापारी है इन पवनों का इस्तेमाल करते हैं व्यापार के लिए। देखो व्यापारिक पश्चिमी एवं क्या है पूर्वी पवनें स्थायी पवनें होती हैं, क्योंकि अगर देखें, देखो यहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी क्यों कहा गया? अगर देखें देखें देखो तो इधर देखें तो ये पश्चिम हो जाएगा, अगर देखें इधर ये पूरब हो जाएगा। तो ऐसे करके क्या है पूरब और पश्चिमी हो जाएगा। ये वर्ष भर क्या है लगातार निश्चित दिशा में बहती रहती हैं। अगर देखें ये पवनें क्या है पूरे साल भर क्या है इसी प्रकार बहती रहती हैं। देखेंगे मौसमी पवनें क्या होती हैं। देखो ये पवनें क्या है, देखें ये पवनें क्या है विभिन्न ऋतुओं में क्या है अपनी दिशा बदलती रहती हैं। मतलब एक तरीके से मौसम के अनुसार क्या है ये ऋतुएं अपना दिशा बदल लेती हैं, तो इन्हें हम इसलिए मौसमी पवनें कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए भारत में अगर देखें तो मानसून है, शुरू में अगर देखें तो भारत में इस साइड बहेंगी, उसके बाद में क्या है फिर वो नीचे की साइड बहने लगती हैं। तो ऐसे करके क्या है मौसम के अनुसार क्या है हवाएं अपना रुख बदलती हैं। देखें अब स्थानीय पवनें क्या होती हैं। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या क्या है दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। अगर देखें जिन्हें हम लोकल जो वाइंड्स कहते हैं, बिल्कुल लोकल जो हवाएं हैं ये उन्हें हैं। कभी आपने देखा होगा इस साइड चल रही हैं तो कभी इस साइड चल रही हैं, तो मतलब किसी भी दिशा में बह सकती हैं। तो ये हो जाती हैं हमारी स्थानीय पवनें। देखिए स्थानीय पवनें ये पवनें क्या किसी छोटे क्षेत्र में मतलब वर्ष भर। देखें अब देखेंगे लू क्या होती है, जो गर्मी के मौसम में चलती रहती हैं उन्हें लू कहते हैं। देखें तो देखो गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनें होती हैं जिन्हें हम लू कहते हैं। देखें आर्द्रता क्या है, देखो जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, जब क्या है जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह क्या है जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। एक तरीके से देखें तो आर्द्रता की डेफिनेशन हो जाएगी। आर्द्रता मतलब जब पानी में या वायु में जो नमी होती है हम उसे आर्द्रता कहते हैं। अगर देखें तो आर्द्रता देखें तो सबसे ज़्यादा जो मानसूनी समय होता है उसमें सबसे ज़्यादा आर्द्रता होती है। जो अगर भारत में देखें उत्तर भारत में जो जुलाई का महीना होता है उसमें सबसे ज़्यादा आर्द्रता पाई जाती है, उसमें सबसे ज़्यादा नमी पाई जाती है। इस मौसम में क्या है कपड़े थोड़ा सा देर से सूखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल अच्छे से हमने आर्द्रता देखी, आर्द्रता हो जाएगा। अगर देखें तो हम बिल्कुल अच्छे से इन चैप्टरों को क्लास जो 7th है इसमें 4 चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कवर हो चुके हैं।
अगर आपको बिल्कुल कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि भैया हमें ये डाउट है। अगर कुछ आपको कमी लग रही हो तो उस कमी को आप बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई है तो बिल्कुल लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, जिसके कारण क्या है हम और अच्छी सी मेहनत करके आपके लिए और भी अच्छे से बिल्कुल जो हमारे कमी है उन्हें दूर करके और अच्छे से भी क्या है मेहनत कर सकें, ताकि आपको बिल्कुल अच्छी सी बिल्कुल जैसे कहते हैं और अच्छे से बिल्कुल वीडियो प्राप्त हो सके, जिससे आपकी जो तैयारी है और भी अच्छी हो सके, बारीकी हो सके, ताकि आपको सफलता मिल सके। बाकी देखते हैं जो अगले चैप्टर रह चुके हैं हमारे, उसमें हम देखेंगे अच्छे से। जो हमारे 3 चैप्टर बचे हुए हैं इस क्लास के 7th के ही, जो चैप्टर हमारा 5th है, 6th है और 7th है, 3 चैप्टर बचे हैं। इन्हें भी एक तरीके से देखें तो अच्छे से कवर करेंगे, बारीकी से ही देखेंगे। चलो चलते अब नेक्स्ट वीडियो में अपने, तो उसे देखेंगे हम अच्छे से। तो जब तक के लिए धन्यवाद।